हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज सेशन ऑफ द एडिटोरियल। चलिए हम बिगिन करते हैं अपने क्लास को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल आपका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है। आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ आवर क्लास। तो टाइटल है हमारे एडिटोरियल का रिड्यूसिंग पेन ऑन मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है। दर्द कम करने की कवायद, मतलब दर्द कम करने की कोशिश। कौन से दर्द यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है? मासिक धर्म के दौरान छुट्टी का मामला, ठीक है। मासिक धर्म इज़ मेंस्ट्रुअल लीव। तो जब वुमेन्स अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आती हैं तब क्या उन्हें छुट्टी दी जाए, क्या उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारा आज का आर्टिकल होगा, ठीक है। ऑल द कंस्ट्रेंट इज़ बाधाएँ, ठीक है, प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी मस्ट एंड। तो हमें जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल्स और फीमेल्स को इक्वली देखना है, इक्वली ट्रीट करना है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें उसे एंड करना होगा, ख़त्म करना होगा, ठीक है। लैंगिक समानता की राह में आने वाली सभी बाधाएं ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का अपने हम वोकेबलरी पे आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। डी इंसेंटिव का मतलब होता है निरुत्साह। जब कोई भी चीज़ आपको डीमोटिवेट कर रही है या फिर कोई भी चीज़ आपको कुछ अचीव करने से रोक रही है तो वो आपको डी इंसेंटिवाइज कर रही है। एप्रीहेंशन इज चिंताएं, वरीज और फियर्स दैट समथिंग अनप्लेजेंट में अपन कुछ खराब होने वाला है, ऐसी आशंकाओं को हम कहते हैं एप्रीहेंशंस। एंट्रेंच इज कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना, ये चीज़ आपके दिमाग में गड़ी हुई है, ओके, दिस थिंग इज एंट्रेंच्ड इन योर माइंड, मतलब ये आपके दिमाग में फिक्स्ड है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंट्रेंच। स्टिग्मा इज़ कलंक, ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव बिलीफ जो हम सोसाइटी मानती है या फिर हम मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिग्मा। डिक्राई करना मतलब किसी को भी पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना, निंदा करना किसी की भी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्राई करना। इम्परेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अत्यावश्यक है। स्ट्राइव करना इज़ वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड, क्या कहते हैं, बहुत ही अपने टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कोई भी चीज़ अचीव करने के बहुत सारी कोशिश करना, सारे डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए, ठीक है। प्रयास करना, ठीक है, यू आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू क्लियर योर बैंक एग्ज़ाम्स, ठीक है। पार्टीशन, जब आप किसी भी चीज़ का पक्षपात करते हो, बयास्ड होते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन। किसी भी एक ग्रुप और आइडिया को सिर्फ सपोर्ट करते हो, दूसरे ग्रुप और आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टीशियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, कोई भी चीज़ जो कि अच्छी नहीं है वो अनसेवरी है। कैवेलियर का मतलब लापरवाह, पूरी तरीके से बेपरवाह, ठीक है। नॉट कंसिडरिंग अदर फीलिंग्स, जब आप किसी की भी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करते हो तो आप बेपरवाह हो, लापरवाह हो। डिनाउंस करने का मतलब होता है किसी को भी पब्लिकली एक्यूज़ करना, किसी पे आप पब्लिकली इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप उन्हें डिनाउंस कर रहे हो। आरोप लगाना इज़ डिनाउंस करना। एग्रीगेस, अगर कोई भी चीज़ एग्रीगेस है तो वो अत्यंत बुरी है, ठीक है। इफ़ेक्ट करना, अमल में लाना, यहाँ पे एडिटोरियल में क्या मीनिंग यूज़ हुआ है, टू अचीव समथिंग एंड कॉज इट टू हैपन, ठीक है, किसी भी चीज़ को अमल में लाना इज़ इफ़ेक्ट। और एक इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है, ठीक है, जब आप पे वो चीज़ प्रभाव डालती है, यहाँ पे प्रभाव लाना, जब कोई भी चीज़ आपको प्रभाव डालती है तो वो भी एक आपका मीनिंग होता है, इफ़ेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ थॉट करना, कोई भी चीज़ आपको स्टॉप कर रही है कुछ भी अचीव करने से या फिर कोई चीज़ करने से रोक रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज थॉट, तो वो चीज़ आपको थॉट कर रही है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ हिंदी में भी है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। मैनी बैरियर्स ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी हैव बीन रिमूव्ड बट मैनी रोड ब्लॉक्स रिमेन। कई सारे जो भी बाधाएं थी, बैरियर्स इज बाधाएं, तो हमने वो पार कर दी हैं जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में, पर अभी भी कई सारी बची हुई हैं। रिमेन मतलब अभी भी बची हुई हैं, ठीक है, पर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि हमें सॉल्व करनी हैं, ठीक है। वुमेन हैव फॉट हार्ड, वुमेन ने बहुत सारी कोशिश की है टू गेट टू द प्रेजेंट, ठीक है, अभी जहाँ पे वुमेंस हैं, आज के दिन पे जहाँ पे वो हैं उस जगह तक आने के लिए वुमेंस ने बहुत सारी कोशिश की है, थैंक्स टू हायर एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटी। तो ये किस चीज़ के लिए संभव हुआ है? आज जहाँ पे वुमेंस हैं जो कंधे से कंधा मिला के मेंस के साथ वो चल रही हैं, किस लिए ये संभव हो पाया है?
हायर एजुकेशन उन्हें मिली है, ठीक है, मतलब कॉलेज, और कॉलेज के बाद भी उन्हें शिक्षा मिली है और अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली है, इसलिए वुमेंस की भी डेवलपमेंट हुई है। दे कैन ड्रीम ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड होम। आज वो क्या चीज़ सोच सकती हैं कि वो अपने घर को और काम को अच्छे से एक साथ मैनेज कर सकती हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में इन लॉस जो होते थे किसी भी लेडी के, वो इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, तो उन्हें अपना वर्क लाइफ और जो हो पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आजकल लोग बदलना स्टार्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बदल गए हैं, पर हाँ, बदलने की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। दो कपल इक्वालिटी इज स्टिल नॉट अ रियलिटी फॉर मैनी। पर दो से अब कॉन्ट्रास्ट आ गया। ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, पर अभी भी क्या चीज़ होनी बाकी है? कपल इक्वालिटी। कपल इक्विटी मतलब आज भी अगर कोई हस्बैंड वाइफ है ना, तो उनमें से हस्बैंड को एक ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है और वाइफ को एक निचले दर्जे पे। तो जो कपल इक्विटी है ना, मतलब जो दोनों को इक्वल देखा जाए, वो हम रियलिटी में कन्वर्ट आज भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आज भी ये लोगों के लिए हकीकत नहीं बन पाई है, मतलब वो अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। द बैटल फॉर राइट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो भी ये जंग थी ना अपने हकों को हासिल करने के लिए, किससे जुड़े हुए हक? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ जब कोई भी एक लेडी किसी भी एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो उससे रिलेटेड जो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो वो हो जाती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। हैज़ बीन हार्ड फॉट, इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़ा संघर्ष किया है वुमेंस ने। बट संघर्ष तो किया है, पर वुमेंस हैव बीन सक्सेसफुल एट परसुएड मतलब मनाना, परसुएडिंग गवर्नमेंट्स टू इनिशिएट पॉलिसी चेंजेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड वेलबींग। उन्होंने संघर्ष तो किया है, पर वो सक्सेसफुल हुई हैं गवर्नमेंट को ये मनाने में कि वो लोग गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाए। किस लिए चेंजेस लाए? टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग, वुमेंस की हेल्थ और वेलबींग इज़ उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, उनकी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, तो उसे हम कहते हैं वेलबींग। तो ये सब चीज़ें अचीव हो, इसीलिए वुमेंस ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है। देखो वुमेंस ने गवर्नमेंट को क्यों बोला कि आप पॉलिसी में चेंजेस लाइए? तो वुमेंस ने गवर्नमेंट को इसलिए अप्रोच किया। देखो अगर वुमेंस खुद से कहती थी ना, तो शायद ही कोई मानता था। पर जब गवर्नमेंट एज अ लॉ लेजिस्लेशन में पास करके एक कानून के तौर पे जब ये चीज़ें गवर्नमेंट लाई है ना, तो सभी को वो चीज़ माननी अनिवार्य थी। इसीलिए वुमेंस ने इतना फ़ाइट किया कि जो भी उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो एक कानूनी तौर पे लाया जाए ताकि सब लोग माने, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। इन इंडिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1961, ठीक है। मैटरनिटी क्या होता है? कोई भी लेडी जब किसी भी एक बच्चे को जन्म देती है, तो हम उसे कहते हैं मैटरनिटी। मदरहुड से रिलेटेड जो चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटरनिटी, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पार्लियामेंट से पास की गई 1961 में, और इसे संशोधन किया गया। अमेंडमेंट करना मतलब संशोधन करना, चेंज करना, ठीक है। इसमें चेंजेस लाए हैं टाइम टू टाइम। किस लिए चेंजेस लाए हैं? टू गिव वुमन बेटर बेनिफिट्स, वुमेंस को और ज़्यादा बेनिफिट्स अच्छे से देने के लिए इस एक्ट में चेंजेस लाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक एग्ज़ाम्पल देखें कौन से चेंजेस लाए हैं, एक एग्ज़ाम्पल है पेड मैटरनिटी लीव। देखो अब आपकी पेड मैटरनिटी लीव क्या होती है? जब कोई भी एक लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उन्हें छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएँ, अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सके, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी। और उनकी उस जितना टाइम वो छुट्टी लेती है ना, उतना टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए उनको सैलरी भी दी जाती है, उनकी सैलरी कट नहीं की जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो पहले वो 12 महीनों तक थी, अब वो बढ़ा के 26 हफ्तों तक कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटिशनर ने याचिका दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कंसल्ट करे और इस मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो एक पॉलिसी फ्रेम करे, ठीक है, एक पॉलिसी को बनाए। किसके रिलेटेड पॉलिसी को बनाए? ठीक है, तो किसके लिए पॉलिसी बनाना था? मेंस्ट्रुअल पेन लीव के लिए,
ठीक है। आपका मेंस्ट्रुअल पेन लीव अब क्या होता है, देखो जब कोई भी एक लेडी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जब उस पीरियड पे आती है तो उस टाइम पीरियड के लिए भी उन्हें छुट्टी दी जाए, तो उसके रिगार्डिंग एक पटिशनर ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कहिए कि एक पॉलिसी फ्रेम करके हमें दे कि वुमेंस को भी छुट्टी दी जाए जब वुमेंस अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आती हैं। ठीक है, हैज़ टू बी सीन, और इस चीज़ को अभी देखना बाकी है। ठीक है, पॉइंटिंग आउट दैट देर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट। ठीक है, a three-judge bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said the biological process must not become a disincentive for employers offering jobs to women। ठीक है, तो menstrual leave इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए पॉइंट करते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हमारे D.Y. चंद्रचूड़ और उनके साथ 3 जजों की बेंच थी। ठीक है, उस बेंच को कौन लीड कर रहे थे, D.Y. चंद्रचूड़ जी भी थे। ठीक है, 3 जजों के बेंच में D.Y. चंद्रचूड़ भी थे, वो लीड कर रहे थे। उस बेंच को लीड करते हुए उन्होंने क्या कहा कि इस चीज़ पे मेंस्ट्रुअल पेन लीव इस चीज़ के ना कई सारे डायमेंशंस हैं, मतलब कई सारे पहलू हैं, सिर्फ एक ही पहलू को देख के हम कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजिकली नेचुरल जो ये प्रोसेस है ना, ये नेचुरल प्रोसेस मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये ना एक डी इंसेंटिव नहीं बनना चाहिए। डी इंसेंटिव मतलब आपके लिए एक बाधा, जो चीज़ आपके लिए अच्छी प्रूव होने चाहिए थी वो आपके लिए अब बुरी प्रूव हो रही है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है ना, ये आपके लिए बुरी ना साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि तो एम्प्लॉयर्स जो है ना, एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग जॉब्स टू वुमेन, क्योंकि तो एम्प्लॉयर्स ना फिर अब ऐसा सोचना स्टार्ट कर, अगर हम कंपलसरी बिना सोचे समझे कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो मेंस्ट्रुअल लीव सभी को दे दो वुमेंस को, तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स मतलब जो आपको जॉब देते हैं वो एम्प्लॉयर्स होते हैं। आप जब जॉब लेते हो, जब जहाँ पे अगर कोई आप जॉब कहीं पे करते हो तो आप एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, पर जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं वो आपके एम्प्लॉयर्स हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स ऐसा सोच सकते हैं कि हम वुमेंस को जॉब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि तो देखो हर महीने जब वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तब उन्हें 4 से 5 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, वीकेंड्स पे उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी, मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। तो ये इन सब की वजह से एम्प्लॉयर्स ना डी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, एज अ डी इंसेंटिवाइज ये सब आपके लिए प्रूव होगी और एम्प्लॉयर शायद वुमेंस को जॉब ना दें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अ पेटिशन हैड सॉट द कोर्ट्स डायरेक्शन टू स्टेट टू फ्रेम रूल्स फॉर ग्रांटिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग वुमन। तो ये जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि रूल्स को फ्रेम किया जाए, और किसके रिगार्डिंग रूल्स को फ्रेम किया जाए, मेंस्ट्रुअल पेन लीव दी जाए किन लोगों को, स्टूडेंट्स को और वर्किंग वुमन को। ठीक है, बट देर आर एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन इज़ वरीज। ठीक है, आशंकाएं हैं कि दैट दीज कुड एंट्रेंच एग्जिस्टिंग स्टिग्मा। एंट्रेंच मतलब गाड़ देना। अब जो ये एग्जिस्टिंग स्टिग्मा है ना कि कलंकित, आज भी कई सारे गांव देहाती लोग ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को कलंक मानते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा है ना और ज़्यादा ना बुरी तरीके से प्रभाव डाल दे एम्प्लॉयर्स, और पहले से ही इतने सारे सोशल स्टिग्मा से वुमेंस को गुजरना पड़ता है, अब फिर एम्प्लॉयर्स भी सोचेंगे कि हम वुमेंस को जॉब ना दें, तो और ज़्यादा ख़राब चीज़। ऑल्सो रिजल्ट इन फर्दरिंग डिस्क्रिमिनेशन, और ज़्यादा फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि हम मेंस को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वुमेंस को प्रेफर नहीं करेंगे, इस सब चीज़ों ऐसी वो छुट्टी वाला एंगल देख के। ठीक है, तो ऐसे ना हो जाए कि हमने तो भाई अच्छा ही सोचा था पर हो वो चीज़ ख़राब हो गई। ठीक है, ऐसा ना हो जाए। इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो केरला और बिहार में मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है। ठीक है, वुमेंस को दी जा रही है। और फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो जोमेटो में जो भी वुमेंस काम करती हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन, जाम्बिया हैव दिस पॉलिसी इंक्लूडेड इन लेबर लॉज। तो अपने लेबर लॉज में इन सारे कंट्रीज़ ने मेंस्ट्रुअल लीव को इंक्लूड किया है। ठीक है,
Many feminists have however decried the move. ठीक है, फेमिनिस्ट जो नारीवादी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने इसको डिक्राई किया है। डिक्राई मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया है इस मूव को कि नहीं देना चाहिए मेंस्ट्रुअल लीव। किस लिए, क्या रीज़न दिया उन्होंने? सेइंग इट विल री इन्फोर्स नेगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स इज जो पिछले ज़माने का वो स्टिग्मा की तरह सोचते हैं ना, ऐसे लोगों को वो और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। रेनफोर्स करना मतलब वो नेगेटिव चीज़ों को फिर से ला देंगी, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सोसाइटी में। ऑल्सो इन इंडिया देर आर अदर प्रॉब्लम्स इन नीड ऑफ एड्रेसिंग। इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल लीव तो है ही, इसके साथ साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं वुमन से रिलेटेड जो हमें सॉल्व करनी है। कौन सी? लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को हमें और ज़्यादा देना है। कहाँ पे? स्कूल में एंड एट वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे अच्छे से टॉयलेट्स नहीं है, वो हमें देखना है, स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, ठीक है। फॉर्मलीज जहाँ पे आपके अच्छे से ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, प्रोफेशनल सेक्टर। इनफॉर्मलीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो गई, देहाती स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो इनफॉर्मल तरीके से। तो वो उन जगहों पे भाई टॉयलेट्स भी नहीं हैं। तो ऐसे सारे जगहों पे हमें ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को भी देखना है, ठीक है। बिटवीन 2010 एंड 2020, 2010 से 2020 के डेटा को अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमन ड्रॉप्ड फ्रॉम 26 टू 19%। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा, तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से 2010 में 26% महिलाएं काम करती थी पूरे विश्व में, वो घटकर 19% हो गई हैं। क्यों? क्योंकि तो वुमेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, ठीक है। टू एनकरेज मोर वुमन टू जॉइन द वर्क प्लेस, वुमेंस को अगर हमें एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो भी पहले जैसे फिर से काम करना स्टार्ट करें, तो इट इज़ इम्परेटिव, ये चीज़ इम्परेटिव है, मतलब अत्यावश्यक है कि दे हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उन्हें अच्छे से एजुकेशन दी जाए और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएँ। समटाइम्स गर्ल्स हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल सिंपली बिकॉज देर आर नो टॉयलेट्स। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स स्कूल को छोड़ देती हैं क्योंकि तो उनके स्कूल में टॉयलेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। इन अ वर्ल्ड दैट शुड स्ट्राइव टू बिकम अ बेटर प्लेस, हमारे देश को स्ट्राइव करना चाहिए, हमारे पूरे विश्व को स्ट्राइव मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, टू बिकम अ बेटर प्लेस फॉर ऑल, सभी के लिए एक अच्छी जगह बनने के लिए हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व को कोशिश करनी चाहिए। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइडर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स टू एंश्योर दैट नो सेक्शन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और सभी के लिए एक अच्छे से जगह बने, सभी जहाँ पे एक साथ रह सकें, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, ऐसी एक एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी है ना सोसाइटी की भी है। सोसाइटी को भी एक साथ काम करना है और गवर्नमेंट को भी काम करना है, और गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना है कि कोई भी सेक्शन पीछे ना रह जाए, चाहे वो मेंस हो, वुमेंस हो, बच्चे हो, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हो, कोई भी पीछे ना रहे, सब के सब आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है ये अपना। मैनी कंट्रीज़ आर ट्राइंग आउट 4-day वर्क डेज फॉर अ क्वालिटी लाइफ, ठीक है। तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कई सारे कंट्रीज़ ने ऐसा सोचा है कि वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन रखे काम करने के लिए, ठीक है। 7 दिनों में से 4 दिन वो काम रखें और 3 दिन छुट्टी दें, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे इंडिया में तो सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, और हर संडे को छुट्टी होती है इन कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो अब क्या सोचा जा रहा है, कई देशों में सिर्फ हम लोग 4 ही दिन वर्क रखें और बाकी के 3 दिन छुट्टी दे दें, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे। थोड़े देश ऐसा सोच रहे हैं, थोड़े देशों का सोचना है कि वो ऑफ़र करे पैटर्निटी लीव, ठीक है। हमने मैटरनिटी लीव पढ़ा था, मैटरनिटी लीव जब भी मदर को छुट्टी दी जाती है जब उनका बेबी होता है। अब फादर्स को, पैटर्निटीज़ फादर्स को भी छुट्टी दी जाती है जब उनको बच्चा होता है, ठीक है। जब कपल को बच्चा होता है ना, तो फादर्स को भी छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, अपने घर पे अच्छे से वो ध्यान दे सकें, ठीक है। तो फादर्स को भी छुट्टी दी जाती है, इसलिए सो दैट पेरेंटिंग कैन बी राइटली इक्वली शेयर्ड,
तो पेरेंटिंग जो होती है ना वो अच्छे से इक्वली निभा पाएँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। देखो मदर्स को छुट्टी दी जाती थी तो फादर्स क्या कहते थे, भाई आपको तो छुट्टी है ना, तो सारे के जो भी बच्चों के रिलेटेड काम होता है उनसे, उनका वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, ठीक है, जो भी चीज़ें उनकी दवाइयाँ लेके आना, तो वो कह देते कि भाई आपकी छुट्टी है तो आप ही लेके आइए। तो अभी क्या होता है, अब जब फादर्स को भी छुट्टी होती है तो वो भी अपना अच्छे से काम कर सकेंगे, ठीक है। एक तरीके से वो भी सही थे, भाई उनको काम पे जाना होता था, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर नहीं कर पाते थे। अब जब उनको भी छुट्टी दी जाती है तो वो भी अपना काम को शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे सोच के साथ अब पैटर्निटी लीव भी दी जा रही है। तो एंड ऑल्सो टू इंश्योर एम्प्लॉयज़ डू नॉट सी रिक्रूटिंग वुमन एज अ डिसएडवांटेज, तो इसलिए भी दी जा रही है कि ऐसा ना हो कि रिक्रूटर्स जो हैं, मतलब जो भर्ती करते हैं ना, वो ऐसा ना समझे कि भाई अगर हम मेंस को रिक्रूट करते हैं तो उनको कम छुट्टी दी जाती है और कंपैरेटिवली वुमेंस को ज़्यादा छुट्टी दी जाती है। नहीं, तो अगर हम मेंस को भी उतनी ही छुट्टियां देते हैं, फॉर पैटर्निटी लीव हो गया, बाकी सारे चीज़ों के लिए भी लीव दे जाते हैं, तो भाई एक रिक्रूटर्स के भी दिमाग में ऐसा ही होगा कि भाई चलो मैन हो या वुमन हो इक्वली ही छुट्टियां तो देनी ही हैं, तो क्यों ना जो टैलेंटेड हैं हम उन्हें रिक्रूट करें, हम उनकी भर्ती करें, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स के भी दिमाग में ऐसा रहेगा कि हाँ हमें इक्वली, दोनों ही इक्वल हैं, तो टैलेंट के हिसाब से हमें, उनके टैलेंट के हिसाब से ही हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है। ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी, ऑन द रोड मतलब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, तो उस रास्ते पे जो भी कंस्ट्रेंट्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, ठीक है, एंड इक्विटी और इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो भी बाधाएं आएंगी ना, उन सबको हमें क्या करना है, टू बी डन अवे विथ मतलब उस चीज़ से छुटकारा पाना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में, और इक्विटी मतलब इन जनरल पूरी की पूरी इक्वालिटी को अचीव करने में जो भी कंस्ट्रेंट्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, हमें उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा, ठीक है। उन्हें हमें जल्द से जल्द बाधाओं को दूर करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ है, कैसे कैसे छुट्टियां दी जाती थी, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन आगे होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो वोकैबुलरी टेस्ट पे आते हैं। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि लंबे समय तक आपको वर्ड्स का मीनिंग याद रहे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। इस सेंटेंस में कहाँ पे है एरर, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। मैनी बैरियर्स ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी हैव बीन रिमूव्ड बट मैनी रोड ब्लॉक्स स्टिल रिमेन, ठीक है। कई सारी बाधाएं जो जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में आई हैं, हमें उन्हें रिमूव किया है, बट कई सारे रोड ब्लॉक्स अभी भी रास्ते में अपने बाधाएं बची हुई हैं, ठीक है। तो बची हुई हैं, यहाँ पे एरर बताइए कहाँ पे है। यस, तो एरर यहाँ पे रिमेंड पे है। देखो रिमेंड पास्ट टेंस हो गया, रिमेंड मतलब बची हुई हैं, पहले हम पास्ट में नहीं कह रहे हैं बची हुई थी, अभी भी बची हुई हैं, हमें प्रेजेंट में लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या वर्ड आना चाहिए, रिमेन, ठीक है। मैनी बैरियर्स ऑन द रोड ब्लॉक टू जेंडर इक्वालिटी हैज़ बीन रिमूव्ड बट मैनी रोड ब्लॉक्स स्टिल रिमेन, अभी भी बची हुई हैं। रिमेंड आपका पास्ट टेंस हो गया, हम पास्ट में नहीं कह रहे हैं बची हुई थी, अभी भी बची हुई हैं, हमें अभी भी दूर करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर एक सेशन के एंड पे आपको एक टॉपिक देता हूँ जिस पे आपको ऐसे लिखना होता है ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी अच्छा हो। तो आज का आपका टॉपिक है राइट एन एसे ऑन वेदर मेंस्ट्रुअल लीव शुड बी गिवन टू वुमेन्स और नॉट, तो वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल लीव देनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल टू राइट द ऐसे, ठीक है। आप इस आर्टिकल से पॉइंट्स ले सकते हो और इस ऐसे को लिख सकते हो, ठीक है। ये अभी बहुत ही चर्चित मामला है और सोसाइटी के रिलेटेड मामला है, तो चांसेस है कि आपको इस पे एक ऐसे का टॉपिक आ जाए एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो अच्छे से लिखना ऐसे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने की,
आपको होप ये सेशन अच्छा लगा हो। मैंने इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की है। इस सेशन में मैंने वोकैबुलरी इंक्लूड की, हमने रीडिंग अच्छे से की, हिंदी में भी मैंने पूरा का पूरा आपका आर्टिकल ट्रांसलेट किया, ठीक है। और फिर हमने एरर डिटेक्शन किया, हमने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए एस्से की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो पूरा का पूरा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रखा इस सेशन को, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आपके फ्रेंड्स चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, आरबीआई हो, सेबी हो, नबार्ड हो, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, ठीक है। ईपीएफओ के भी नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे भी इंग्लिश का आपका यूज़ होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल प्रूव करेगा। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के हिस्से भी ये जैसे कि मैंने कहा, ये मामला बहुत ही चर्चित है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि उनका भी एक नज़रिया बदल जाए, उनका भी सोच बदले कि हाँ भाई मेंस्ट्रुअल लीव जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। सो यू कैन शेयर दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स टू, ठीक है। So hope you have liked it. So please don't forget to like this session, share it with your friends and family, and also don't forget to subscribe to our channel, ठीक है। So until we meet next time, bye bye everyone and take care.